हे गाइस, आई एम बैक आफ्टर 14 डेज। शायद आप समझ गए होंगे किस लिए इतना गैप लिया। चलो बाकी सारी चीजों को भी साइड में रखते हैं। लेट्स कम बैक एंड लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। पर उसके पहले लेट्स गो बैक टू द फ्लैशबैक और समझते हैं कि भैया ये लास्ट एपिसोड में क्या हुआ। ओके, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि LH का होता है सर्च मेंस्ट्रुअल साइकिल में। LH का सर्च होने की वजह से हम देखते हैं होता है ओव्यूलेशन, जहां पे ग्राफियन फॉलिकल फटता है और उसके अंदर से हमारा ओवा बाहर निकलता है। ये ओवा अब पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। सो अब बारी आ जाती है कि ये जो ओवा है वो एग्जैक्टली है क्या। ओके, एग्जैक्टली ओवा के पूरे स्ट्रक्चर में होने क्या वाला है हमने पहले से ही देखा हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली लगभग 14 डेट हम लोग एवरेज मानते हुए चल रहे थे और वहां पे हमने देखा होता है ओव्यूलेशन। क्यों? बिकॉज ऑफ LH सर्च। LH सर्च की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फटा और हमारे पास पहुंचा है एक सेल का गुच्छा। मैं गुच्छा इसलिए बोल रहा हूं, दैट गुच्छा इज कॉल्ड एज योर ओवा। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस अल्टीमेट स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो कि ये एक सिंगल सेल नहीं है, बहुत कुछ है इसके आसपास। ठीक है, हमारा मेन मकसद जो है वो तो ये अंदर का ये जो सेक्शन आप देख पा रहे हो, विच इज माई सेकेंडरी oocyte, वो मेरा मेन मकसद है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा पूरा ओवा है, ये ओवा में होता क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम लोग बीच से चालू करते फिर बाहर तक पहुंचते। सबसे पहले आ जाता है ये बीच वाला सेल। ये सेल जो है ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। प्लीज याद रखना, ये अभी तक ओवम में कन्वर्ट नहीं हुआ। ओवम में कब कन्वर्ट होगा? जब स्पर्म आएगा तब। अभी फिलहाल पे कुछ नहीं, अभी ये शांति से सेकेंडरी oocyte है जिसके अंदर का ये न्यूक्लियस है। ओके, तो आप लेबलिंग देख सकते हो कि ये है न्यूक्लियस और ये जो सेल है, आपको पता है हर एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज योर oolemma। क्या बोलते हैं? oolemma। नाउ जस्ट नेक्स्ट टू दिस oolemma एक और लेयर प्रेजेंट रहता है विच इज कॉल्ड एज योर विटिलिन मेम्ब्रेन। ओके, विटिलिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जो बिल्कुल oolemma के जस्ट नजदीक होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़े से गैप में आप ये रेड कलर का एक बॉर्डर देख पा रहे हो। ओके, वो बॉर्डर को अपने बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। राइट गाइज, हम लोगों ने पहले से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सारी चीजें हमने देखी हुई थी कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है। तो उसमें से ये जोना पेल्यूसिडा वाला सेक्शन भी आ चुका है। और फिर उसके बाद ये जो बाहर जो सेल्स का जो गुच्छा बनाया हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे देखते हैं वो जो पूरे सेल का गुच्छा है उसको अपने क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ओके, तो ये पूरा घेर के एक मुकुट बना रहा है हमारे ओवा के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर कोरोना रेडिएटा। और बीच बीच में आप देख सकते हो मैंने रेड कलर के मार्कर से ऐसे बीच बीच में लाइनिंग्स बनाई है। ओके, यू कैन जस्ट सी इस तरीके का मैंने लाइनिंग्स बनाई है ना। व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली द ग्राउंड सब्सटेंसेस। ओके, इसमें होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। ओके, ये हाइल्यूरोनिक एसिड समथिंग लाइक कि आपका जो ईंट है, दो ईंट के बीच में दो ईंट को यदि जोड़ना हो तो हम लोग क्या डालते हैं? हम लोग डालते हैं सीमेंट। सेम भाई ये लोग उसी की तरह काम कर रहे हैं कि भाई दो सेल्स को एक साथ इकट्ठा करके पूरा ऐसे क्लस्टर बनाना है, तो कैसे करके हम लोग सेल्स को जोड़ेंगे? विद द हेल्प ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड। इज दैट क्लियर? तो ये जो आपको अल्टीमेट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है अपना ओवा। इज दैट क्लियर? और ये ओवा कहां तक आ चुका है? ये ओवा ओव्यूलेशन के दौरान निकल के आ चुका है हमारे फैलोपियन ट्यूब में। बराबर, डायग्राम पे मैं बताता हूं, पर पहले पूरी सीरीज समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कि हमारे पास अब ओवा आ चुका है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। वी आर नाउ रेडी विद दी ओवा। ओवा फैलोपियन ट्यूब में आ चुका है। अब बात यह आ जाती है कि आगे क्या करना है? कुछ करना है, नहीं करना है? यस, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक कपल है जिन्होंने ऑफ कोर्स ये इंटरकोर्स किया। ठीक है, जिसका मतलब कि सेक्स किया, जिसका मतलब कि संभोग किया। चलो इतना ही रहने देते। तो आफ्टर दैट मेल क्लाइमैक्स हम क्या देखेंगे? मेल क्लाइमैक्स के बाद मेल करेगा स्पर्म इजेक्ट। राइट, स्पर्म निकालेगा, सीमेन निकालेगा। ओके, और वो कहां निकालेगा? फीमेल के वजाइनल ट्रैक पे। तो ये जो प्रोसेस है इसको अपने बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर इंसेमिनेशन। इन मतलब अंदर, सेमिनेशन सीमेन अंदर डालना है। किसमें? फीमेल के अंदर। सो दैट इज कॉल्ड एज योर इंसेमिनेशन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ही इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस आया तो इसकी वजह से हम देखेंगे कि लगभग 200 से 400 मिलियन स्पर्म आर डिपॉजिटेड, मतलब कि फीमेल के वजाइनल ट्रैक में
इतना स्पर्म डिपॉजिट होता है। इज दैट क्लियर? 200 से 400 मिलियन, आप सोच रहे भाई साहब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ओके, पर इसमें से मुकद्दर का सिकंदर सिर्फ एक, और वो कैसे होगा अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब यहां पे शुरू होती है रेस। आपने तो सुना ही होगा 3 इडियट में कि भैया जी अब लोग पैदा भी नहीं होते उससे पहले रेस चालू हो जाती है, ये है वो रेस। ओके, 200 से 400 मिलियन स्पर्म एक साथ इकट्ठे सब भाग रहे अपने मुकाम के लिए। मुकाम कौन है अपना? ओवा। अभी छोटा मुकाम है, ठीक है, पर एक्चुअली देखने जाए तो काफी बड़ा मुकाम है ये। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि लगभग ये प्रोसेस के बाद ये भागने दौड़ता है। अच्छा, भागने के लिए भी बहुत सारा एक्टिवेशन की जरूरत होती है, जैसे कि फीमेल का वजाइना खुद सपोर्ट करता है, सर्विक्स सपोर्ट करता है, यूटेरस सपोर्ट करता है, वो एक मूवमेंट लेके आता है जिसके हेल्प से फटाफट से स्पर्म ऊपर जा सके। इज दैट क्लियर? और यही नहीं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फटाफट करके स्पर्म ऊपर जा रहा है, स्पर्म भी एक्टिवेट होते हैं, उनमें भी कैल्शियम अंदर घुसता है और बहुत सारी चेंजेस की वजह से स्पर्म भी हो गया एक्टिव। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? तो क्योंकि एनर्जी आ चुकी है तो हम लोग देखेंगे दैट दे विल बेसिकली स्विम रैपिडली टूवर्ड्स सर्विक्स, यूटेरस, बराबर, फटाफट करके भागेंगे। और भागने के बाद हम देखेंगे फाइनली हमें कहां पहुंचना है। इट बेसिकली रिचेस एम्प्यूलरी इस्थमिक, बराबर, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। अब आप बोलोगे कि सर जी ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? आपको याद होना चाहिए दैट वी बेसिकली डिस्कस्ड अबाउट द फीमेल स्ट्रक्चर, राइट? हम लोगों ने सबसे पहले ही ये फीमेल स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। ओके, सो वहां पे इफ यू गाइज रिमेंबर, हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिए थे, हाँ या ना? हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब को अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिए थे। तो उसमें से 4 सेक्शंस थे, ठीक है? इन्फेंडिबुलम, स्टेमस, उसके बाद एम्प्यूला, स्टेमस और फाइनली यूटेराइन पार्ट। ये 4 पार्ट्स थे, जिसमें से एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन, कुछ दोनों एम्प्यूला और स्टेमस के बीच का जो जंक्शन है उसको बोलते हैं एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। बट एनसीईआरटी में एम्प्यूलरी जंक्शन लिखा हुआ है, एम्प्यूलरी रीजन लिखा हुआ है, आप वहां पे वो लिख सकते हैं, बट इसको एग्जैक्ट पोजीशन हो जाता है एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। तो जैसे ही वहां पे पहुंचेगा तो स्पर्म को यू कैन अंडरस्टैंड कि भैया जी यहां से शुरुआत और यहां से उसको भाग के यहां पे पहुंचना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और फाइनली उसको इस स्पॉट तक पहुंचना है, दैट इज योर एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि उसको वहां तक पहुंचने का रहेगा, बट उसमें फीमेल भी ना बहुत सारे केमिकल रिलीज करती है, फर्टिलिन करके केमिकल आता है, ठीक है? सो ये एक तरीके का केमिकल इंडक्शन होता है, ठीक है? कि भैया केमिकल के वजह से ओवा भी बुला रही है कि चल भाई आजा मेरी तरफ आ, मैं इस तरफ हूं या उस तरफ हूं। स्पर्म को भी तो थोड़ा सा ऐसे हिंट मिलना चाहिए ना, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि स्पर्म फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। बट बेसिक चीज पे बस इतना याद रखना है कि उसको फाइनली पहुंचना है एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन में, और उसके बाद यदि स्पर्म ओवा तक पहुंच जाए तो अब आगे का प्रोसेस होगा विच इज कॉल्ड एज योर फर्टिलाइजेशन। बट शर्तें लागू, रुको, शर्तें लागू का स्टार मार्क बना देता हूं, ठीक है ना? शर्तें लागू क्या? शर्तें लागू ये है कि ओनली इफ ओवा एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। ये बिल्कुल आपके एनसीईआरटी का लाइन है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवा भी एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन में और स्पर्म भी एम्प्यूलरी स्थमिक जंक्शन में पहुंच चुका है तब। यदि वहां से ऊपर नीचे हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हो जाते हैं कम। इज दैट क्लियर? इसलिए ऐसा नहीं है कि हर एक कॉपुलेशन मींस हर एक सेक्स बच्चा देगा, क्योंकि हर बार फर्टिलाइजेशन होगा ऐसा नहीं होता। इज दैट क्लियर? सो ये यहां तक अपने
समझ में आ गया कि भैया जी फर्टिलाइजेशन अब कर रहे हैं, पर फर्टिलाइजेशन की वजह से स्पर्म भी बहुत सारे चेंजेस लाता है। सोचो इतना छोटा सा, फिर भी चेंजेस। लेट्स टॉक अबाउट इट, स्पर्म के चेंजेस। चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग यहां पे देख रहे हैं, ये प्रोसेस को अपने बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब ये कैपेसिटेशन का मतलब क्या हो जाता है गाइस? कैपेसिटेशन का मतलब हो जाता है स्पर्म में आने वाली वो हर एक चेंजेस ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? स्पर्म में आने वाली वो सारी चेंजेस जो कि ओवा को फर्टिलाइज करने के लिए वो खुद करता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। लेट्स टॉक अबाउट इट। हम लोग सबसे पहला पॉइंट तो ये देखते हैं कि जो हमारे स्पर्म की वायबिलिटी रहती है, ओके, वायबिलिटी मतलब जिंदा रहने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, फंक्शनली जिंदा रहने वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 to 14 आवर्स। 12 to 14 आवर्स, ठीक है, मतलब सिर्फ इतनी देर तक वो जिंदा रहेगा इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इज दैट क्लियर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में वो 12 से 14 घंटे तक जिंदा रहने वाला है। यदि ओवा आई तो उसको हम लोग फर्टिलाइज कर देंगे, यदि नहीं आई तो कोई काम का नहीं। इज दैट क्लियर? लेट्स सी टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, तो क्या क्या चेंजेस देखेंगे? सबसे पहली चीज हो जाती है ब्रेकिंग ऑफ एक्रोसोमल रीजन मेम्ब्रेन। ओके, एक्रोसोमल रीजन मेम्ब्रेन, इसका मतलब क्या हो जाता है, जरा नोट कीजिए। हम लोग देख रहे हैं कि हमें पता है वी विल बी हैविंग अ स्पर्म। ओके, हमारे पास क्या होगा, एक स्पर्म होगा। वो स्पर्म के बाद हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स उसका हेड होता है, मिडल पीस होता है और फाइनली आता है उसका टेल। यस, उस पे हम लोग नोट करते हैं कि बीच में होता है न्यूक्लियस और एकदम ऊपर की तरफ होता है हमारा एक्रोसोम। ये एक्रोसोम का जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन है उस पे हम लोग करते हैं हल्का सा रप्चर। ठीक है, तो जैसे ही रप्चर होगा हम लोग क्या नोटिस करेंगे, जरा देखिए। तो क्या एक्रोसोम इज मेड फ्रॉम गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज ने उसको भरपूर एंजाइम दिए, राइट? तो सारे एंजाइम्स आ जाएंगे बाहर, बराबर, जितना भी केमिकल है सब बाहर। तो लेट मी राइट डाउन कि हम देखेंगे देयर विल बी रिलीज ऑफ स्पर्म लाइसिन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पर्म लाइसिन? ओके, ये एक एक्चुअली पूरे केमिकल्स का एक गुच्छा है। ओके, हम लोग कौन कौन से एंजाइम्स देखेंगे वो जरा समझते हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा आप लोग ये स्ट्रक्चर को देखिए, दिस इज आवर ओवा, राइट? उसमें हम लोगों ने क्या देखा, बाहर की तरफ हम लोग देख रहे हैं कोरोना रेडिएटा है, फिर देख रहे हैं हम लोग जोना पेल्यूसिडा है, और फिर उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं जाके वाइटलिन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर घुस पाएंगे, राइट? तो मेरा पहला फंडा क्या है, ये बाहर के वॉल को तोड़ना है। कैसे तोड़ू? तो उसके लिए सबसे पहले तो आ जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब क्या हो जाता है, या ग्राउंड जो हमारे सब्सटेंसेस है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये जो बीच बीच में मैंने ऐसे बनाए हैं, राइट, कोरोना रेडिएटा को जोड़ के रखने वाले, उसको अपने क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस को अपने बोलते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको, ये हाइल्यूरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए एक एंजाइम बनाएंगे। एक एंजाइम की खास जरूरत है, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर हाइल्यूरोनिडेज। ये एक एंजाइम है जो कि ये हाइल्यूरोनिक एसिड जो कि हमारा ग्राउंड सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व कर देगा। इज दैट क्लियर? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। स्पर्म ने इधर से एंट्री करने की कोशिश की, सारा हाइल्यूरोनिक एसिड गए। नेक्स्ट थिंग, अभी हम लोग को ये जो ईंट है, ये जो हमारे पास कोरोना रेडिएटा है उसको हटाना है। तो उसके लिए दूसरा एंजाइम विच इज कॉल्ड एज योर कोरोना पेनिट्रेटिंग, ओके, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इज दैट क्लियर? तो ये क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर देगा। फिर आ जाता है हमारा थर्ड, जरा देखो क्या आ रहा है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ने पूरा ऐसे पेनिट्रेट कर दिया। अब कौन सा लेयर आ रहा है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। तो जोना पेल्यूसिडा को भी हम लोग को चीर के अंदर की तरफ घुसना है। तो उसके लिए भी एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज योर जोनालाइसिन।
नाम से ही सारे एंजाइम्स पता चल जाएंगे, राइट? या फिर हम इसको प्यार से बोलते हैं एक्रोसिन। ये 3 एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि बाहर से लेके अंदर तक पूरा सक्षम है। ओके, यहां पे मान लो कि यहां पे जोना लाइसिन ने जोना पेल्यूसिडा के ऊपर भी कर दिया है छेद, बराबर। तो मतलब कि अभी जो स्पर्म है वो स्पर्म हमारा यहां तक का पूरा कवरेज कर लिया है। अब बात आती है, जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को वो टच करेगा तो बहुत कुछ और भी चेंजेस आएंगे, पर उसके पहले हम लोग को ये भी तो समझने का रहता है ना कि क्या ये जो फीमेल जो हमारे पास सेल्स के जो गुच्छे, क्या वो सही में हमारी स्पीसीज के है कि भी नहीं। तो ये भी स्पर्म चेक करता है, ओके, कि मैं जिस एग को फर्टिलाइज करने जा रहा हूं कि क्या वो एग मेरे प्रजाति का है, क्या वो मेरे कास्ट का है। यहां पे भी आ जाता है थोड़ा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यहां पे भी वो चेकिंग होना आवश्यक है। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग क्या देखेंगे, दैट द स्पर्म बेसिकली रिकॉग्नाइज एग। अब कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ द केमिकल विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज योर फर्टिलिन प्रोटीन। और ये फर्टिलिन प्रोटीन आइडेंटिफाई कराता है कि क्या वो एग हमारा है, हमारे प्रजाति का है या नहीं है। इज दैट क्लियर? यदि नहीं हुआ तो स्पर्म का काम उधर ही स्टॉप, सब कुछ रोक देगा वो। ओके, सो ये हो गया, हमारा स्पर्म ने रिकॉग्नाइज कर लिया। जैसे ही रिकॉग्नाइज कर लिया, अब स्पर्म को लगा यस ये मेरे प्रजाति का है, अब तो इसको चीर के हासिल करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि जैसे जोना पेल्यूसिडा को टच किया, अब स्पर्म में पूरा इन्वर्जन आएगा, बहुत सारी चेंजेस आएगी, और हमें अभी वाइटिलिन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फोड़ के चीरते हुए हम लोग को अंदर तक पहुंचना है, ठीक है। सो लेट्स सी, हम लोग अभी देखेंगे जैसे ही फर्टिलिन प्रोटीन के हेल्प से उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। नाउ व्हाट आई विल ऑब्जर्व दैट एक्रोसोम टर्न्स इनसाइड आउट। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग देखेंगे कि चलो भैया यहां पे एक्रोसोम ने बहुत सारे केमिकल रिलीज कर ली, ये हमारा स्ट्रक्चर था, ओके। अभी फिलहाल पे स्पर्म ने सारा केमिकल रिलीज कर दिया था, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। अब जैसे ही जोना पेल्यूसिडा को टच किया, उसको पता चला कि ये मेरा एग है। अब उसने पूरा का पूरा ऊपर के मेम्ब्रेन को बदलते हुए कुछ इस प्रकार का शेप अटेंड कर लिया, ओके। एकदम माथे पे तीर लगाते हुए देख चलो घुस मारो, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग देख रहे हैं टर्न्स इनसाइड आउट, एक शेप अटेंड करता है, एंड नाउ इट विल पेनिट्रेट, इट विल रिलीज सम ऑफ कोर्स केमिकल, ओके। इस टाइम पे भी इट विल रिलीज केमिकल्स। अब इस बार केमिकल के नाम पे क्या होगा? डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स, ओके, डिसइंटीग्रिन पेप्टाइड्स। ये क्या करेंगे? ये हम लोग देखेंगे कि आपका जो यहां पे वाइटिलिन मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको चीरते हुए अंदर। इज दैट क्लियर? तो वो जैसे केमिकल रिलीज किया, दिस विल बेसिकली जस्ट help them to penetrate your vitelline membrane and your this plasma membrane of your secondary oocyte, okay। और फाइनली हम क्या देख रहे हैं? that the sperm enters egg cytoplasm। मतलब कि जो अब हमारा ये स्पर्म था वो अच्छे से पूरा पेनिट्रेट करते हुए फाइनली, सिर्फ याद रखना है, केमिकल वहीं पे रिलीज होगी जहां पे हमारे स्पर्म ने इसके कांटेक्ट किया है। तो इस पॉइंट पे केमिकल रिलीज होके ये पूरे लेयर को फाड़ के अंदर घुस चुका है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये होगा स्पर्म का हेड, मिडल पीस, टेल। लो भैया जी, स्पर्म को हम लोगों ने कहां पहुंचा दिया? एग के साइटोप्लाज्म में। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो ये बीच का जो सेकेंडरी oocyte है, उसके अंदर हमारे स्पर्म का हेड घुस चुका है, ओके। अब इसके वजह से बहुत सारी चेंजेस आएगी, चलो देखते हैं।
ओके गाइस, तो अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म की हो चुकी है एग के साइटोप्लाज्म में एंट्री। मतलब कि स्पर्म ने मारी एंट्री यार, एग में बजी घंटी यार, पर यहां पे बजेगी 2 घंटी। तब तक के लिए आप लोग नीचे पहले वो घंटा बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, ठीक है। तब तक मैं यहां पे आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं स्पर्म ने जैसे ही मारी एग के साइटोप्लाज्म में एंट्री, हम देखेंगे 2 चीजें होने वाली है, 2 चीजें साइमल्टेनियसली। ओके, एक्चुअली वो ये जो पहला प्रोसीजर है वो पहले से ही शुरू हो जाता है, वो एक फास्ट प्रोसेस से पहले से ही शुरू हो जाता है, पर मैं अभी वो स्पेशलाइज्ड वे पे नहीं बता रहा हूं, ठीक है। उतना डिटेल में आपको अभी जानना नहीं है, वो प्रोसेस पहले से भी शुरू हो चुकी होती है, बट आई एम काउंटिंग इट ओवर हियर। हम देखेंगे 2 चीजों में सबसे पहली चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज योर थिकनिंग ऑफ जोना पेलिसिडा। ओके, जोना पेल्यूसिडा के साथ साथ हम लोग देखते हैं वाइटलिन मेम्ब्रेन। ओके, दैट इज योर वाइटलिन मेम्ब्रेन। ये दोनों हम लोग देखेंगे उसकी थिकनिंग हो जाती है, ठीक है। इवन हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यहां पे सेकेंडरी oocyte है उसमें से भी बहुत सारे चीजें निकलती है जो कि सॉलिडिफाई हो जाती है, कड़क बन जाती है, पूरा बाहर का लेयर को थिक बना देगी। सिंपल। ओके, तो मेम्ब्रेन में आए बहुत सारी चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। बस इतना सा याद रखना है कि मेम्ब्रेन में आई बहुत सारी चेंजेस। मैंने यहां पे लिख दिया थिकनिंग ऑफ जोना पेल्यूसिडा एंड योर वाइटलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके वजह से क्या होगा, हम लोग देखेंगे नो एंट्री टू अदर स्पर्म्स, मतलब दूसरे स्पर्म को एंटर नहीं होने देंगे। ओके, तो दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज योर मोनोस्पर्मी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी मतलब जब एग के अंदर सिर्फ एक ही स्पर्म घुस सके, दैट इज कॉल्ड एज योर मोनोस्पर्मी, ठीक है। और ये पॉलीस्पर्मी मतलब बहुत सारे स्पर्म को अंदर आने से रोकता है, तो पॉलीस्पर्मी होने से रोकता है, दैट इज योर मोनोस्पर्मी। ये हमारे ह्यूमन की खास बात है, ठीक है, ऐसे मोस्ट ऑफ देम की खास बात है। ओके, दूसरी तरफ, अच्छा ये चेंजेस पहले से शुरू हो जाती है, बट मैं इसको अभी बता रहा हूं, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि हाँ मेम्ब्रेन में चेंजेस आई है, दैट्स इट। ओके, अच्छा दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि मान लो कि ये आपका बाहर का जोना पेल्यूसिडा है। ओके, ये आपका अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है वो वाला है। ऑफ कोर्स उसके अंदर उसके खुद का न्यूक्लियस भी मौजूद है, और यहां पे मैं देख रहा हूं कि अभी स्पर्म की एंट्री हो चुकी है, तो स्पर्म का भी हेड अंदर तक आ चुका है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल सी दैट मेटाफेज 2 में ये पॉज हो चुका था। यस, मेटाफेज 2 में हमारा जो मियोसिस 2 का जो मेटाफेज 2 प्रोसेस में हमारा ये सेल डिवीजन रुक चुका था, राइट। हमारा सेकेंडरी oocyte को आगे चल के ओवम में कन्वर्ट होना है, बट वो नहीं हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सो अभी स्पर्म आ चुका है, तो क्या हम लोग मियोसिस 2 कंटिन्यू करवा दें, क्या हम लोग प्रोसेस को आगे बढ़वा दें? हाँ, बढ़वा देते। चलो हम लोग देखेंगे दैट मियोसिस 2 कंटिन्यूज। ओके, मियोसिस 2 चालू हो गया, मियोसिस 2 ने कंप्लीट कर भी दिया। ओके, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, वी विल नाउ बेसिकली ऑब्जर्व कि मेरा ये जोना पेल्यूसिडा है जो कि थिकन हो चुका है, कड़क हो चुका है, दूसरे स्पर्म को अंदर आने नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां पे दूसरे सारे स्पर्म बेचारे राह देख के बैठे, पर उनको कोई घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बाहर पड़े रहे, ठीक है, अपना काम अंदर चालू है, ठीक है। हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये हमारा जो अंदर का मेम्ब्रेन था वो है, और उसके बाद अब जो हमारा सेकेंडरी oocyte जो कि मौजूद था, वो सेकेंडरी oocyte अब किस में डिवाइड हो जाएगा इन अ ओवम एंड अ सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी बाहर फेंका जाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी की हमें कोई जरूरत है नहीं, राइट, बट यहां पे इसकी मुझे खास जरूरत है। ओके, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहां पे स्पर्म का भी न्यूक्लियस आ ही चुका है, क्योंकि स्पर्म के हेड में तो न्यूक्लियस था, तो स्पर्म पूरा ही आ चुका है, स्पर्म पूरा का पूरा अंदर घुस चुका है। स्पर्म का मेरे को न्यूक्लियस से मतलब है, ठीक है। तो स्पर्म का न्यूक्लियस मौजूद है
एग के साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस मौजूद था। एग यहां पे हम लोग देख रहे हैं ओवम में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, हम देखेंगे यहां पे मेरे पास राइट नाउ आई एम हैविंग दिस ओवम, ओके, या जिसको अपने प्यार से उटिड भी बोलते हैं, ओके, एंड ऑन द अदर हैंड मेरे पास यहां पे स्पर्म का भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके। तो ये दोनों अब अंदर अंदर एक साथ कंबाइन होंगे, दे विल फ्यूज टूगेदर, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके हम देखेंगे कि ये आपका एक स्ट्रक्चर बनाएगा विच विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। मेल और फीमेल के न्यूक्लियस को एक साथ मिक्स करके n+n कितना हो जाएगा 2n, मतलब कि ये 2n बन के अब ये जो पूरा बन चुका है, ठीक है, ये एक सेल जो कि आप बीच में ऑब्जर्व कर रहे हो, ये हो चुका है आपका जाइगोट। इज दैट क्लियर? जाइगोट हो चुका है, खत्म। हम लोगों ने देख लिया किस तरीके से एक स्पर्म ने फाइनली एक एग को फर्टिलाइज करके बना दिया है जाइगोट। और याद रखना है दिस जाइगोट इज नाउ डिप्लॉयड वंस, क्योंकि ऑफ कोर्स स्पर्म में भी हैप्लॉयड, ओवम में भी हैप्लॉयड, हैप्लॉयड हैप्लॉयड जुड़ के डिप्लॉयड, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि कैसे करके ये डिवाइड होंगे और फाइनली एक बेबी बनने वाला है। टिल देन पीस आउट।